वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट 12। दोस्तों, यदि इससे पहले वाले 11 मॉक टेस्ट यदि अब तक आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि दोस्तों आप एग्ज़ाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली एक फिजिक्स का मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं। उस हमारी इन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। यदि दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप 100% एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज ही आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और इन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लिंक के माध्यम से इन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक बिंदु पर आरोपित किए गए हैं तथा यह सभी एक ही तल में हैं। यदि उनके मध्य कोण बराबर हों तो इनका परिणामी होगा। तो दोस्तों, हमें बताना है कि कोई एक पदार्थ है, उस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि 5 लग रहे हैं 10 न्यूटन के बल, और इन पांचों बलों के मध्य जो कोण है वो समान है, यानी कि इनके मध्य जो कोण है वो समान है। तो देखिए दोस्तों, परिणामी बल होगा वो हमारा होगा 0, क्योंकि यानी कि समान परिणाम के बल लग रहे हैं और उनके मध्य जो कोण है वो भी समान है। तो इनका जो परिणामी बल 0 होगा, क्योंकि इन तीनों का यदि परिणामी बल निकालेंगे तो दोस्तों हमारा इधर आएगा, और इन दोनों का यदि अपन परिणामी बल निकालेंगे तो वह इस ओर आएगा। यानी कि ये बल आपस में विपरीत दिशा में है और समान परिणाम के होंगे, यानी कि जो परिणामी बल होगा हमारा वो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि ये सभी बल हैं वो एक दूसरे के विपरीत ही मानेंगे, क्योंकि समान कोण पर लग रहे हैं और समान परिणाम के बल हैं। तो जब कोई कण पर यानी समान परिणाम के बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो उस पर परिणामी बल 0 हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक भारी पुस्तक को एक कमरे के फर्श से उठाकर एक अलमारी में रखते हैं जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। तो इस क्रिया को 5 सेकंड का समय लगता है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो कार्य होता है हमारा वो होता है W बराबर F इंटू डी, यानी बल गुणा विस्थापन। तो एक तो बल पर डिपेंड करता है, एक विस्थापन पर। तो देखिए जो बल होगा यानी कि पुस्तक पर कितना बल लगाया जाए वो जो पुस्तक होगी उसके द्रव्यमान यानी मास पर डिपेंड करेगा, और यानी विस्थापन कितना होगा वह अलमारी की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। यानी जो किया गया कार्य होगा वो पुस्तक के द्रव्यमान और जो अलमारी की ऊंचाई होगी यानी कि डी, यानी कि विस्थापन कितना किया जाए, तो पुस्तक को कितनी ऊंचाई पर रखा जाए, तो वह उसकी यानी अलमारी की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो किया गया कार्य होगा वह दो बात पर डिपेंड करेगा, एक तो द्रव्यमान पर, एक अलमारी की ऊंचाई पर। अब देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दिया है पुस्तक की स्थिति तथा दिए गए समय पर। तो देखिए जो कार्य होता है वो समय पर डिपेंड नहीं करेगा, अब इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पुस्तक के भार तथा अलमारी की ऊंचाई पर। देखिए दोस्तों, किया गया कार्य होगा वो पुस्तक के भार तथा अलमारी की ऊंचाई पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जो किया गया कार्य होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन। तो एफ तो हो जाएगा पुस्तक का भार और ये डी हो जाएगा हमारा विस्थापन, यानी अलमारी कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर उसको रखना पड़ेगा, कितनी ऊंचाई पर पुस्तक को विस्थापित करना पड़ेगा, वो हो जाएगा उसका विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सौरित्र वायु में 256 कंपन प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो उत्पन्न तरंग दैर्ध्य होगी। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो आवर्ती तरंग दैर्ध्य और वेग में संबंध होता है वो हमारा होता है, यानी कि म्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, या अपन कह सकते हैं लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा सी अपॉन म्यू। यानी सी का मान हमें दिया हुआ है 330 और म्यू हमें दिया हुआ है 256। इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो हमारा तरंग दैर्ध्य का मान निकल कर आएगा, वो जाएगा हमारा 1.29, यानी 1.29 मीटर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के सहसंजक स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी जो कोहेरेंट सोर्स होते हैं वो लाइट के कोहेरेंट सोर्स है, तो वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अपन, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोहेरेंट सोर्स होते हैं यानी जो सहसंजक स्रोत होते हैं प्रकाश के, वो क्या होते हैं, यानी कि उसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति होती है वो समान होती है, लेकिन उसी के साथ साथ ही इसका ये जो फेज डिफरेंस होता है, यानी कि इन तरंगों का जो
तरंगों का जो विस्थापन होता है यानी ये वाला अंतर होता है, ये भी सभी जगह समान होता है। इसे बोलते हैं अपन फेज डिफरेंस। यानी जो कोहेरेंट यानी सहसंजक स्रोत होते हैं उससे जो प्राप्त हमारा प्रकाश होता है उसकी फ्रीक्वेंसी समान होती है, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो फेज डिफरेंस होता है इनका ये भी समान होता है। यदि दोस्तों अपन दो लैंप लेंगे तो दो लैंप से अपन आवर्ती को तो समान रख सकते हैं, लेकिन इनका जो फेज डिफरेंस होता है ये सभी का अलग अलग होता है। तो देखिए दोस्तों, फेज डिफरेंस से समान रखने के लिए अपन क्या करते हैं, एक ही प्रकाश के स्रोत को कोई यानी कि हमारा कोई गत्ता होता है, कोई कपड़ा होता है कि दो छिद्र द्वारा यानी अलग अलग यानी तरंगे प्राप्त करते हैं, तब उनका फेज डिफरेंस समान होता है। लेकिन यदि अपन दो लैंप लेंगे तो उनसे अपन फ्रीक्वेंसी को तो समान रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा फेज डिफरेंस है ये वाला, इसको समान नहीं रख सकते। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हमारे जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इन तीनों में यानी दो डिफरेंट लैंप ले रहे हैं, एक में तो समान शक्ति के ले रहे हैं, एक में असमान शक्ति के। लेकिन दोस्तों यदि अपन डिफरेंट लैंप लेंगे तो उनसे अपन कोहेरेंट जो सोर्स है वो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ दीज। यह ओनली एक लैंप होता है और उसी के प्रकाश को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इनको कोई भी गत्ते के द्वारा या फिर दो बारीक छिद्रों के द्वारा डिवाइड किया जाता है, तब हमारी कोहेरेंट सोर्स प्राप्त होते हैं। यानी उनका जो फेज डिफरेंस होता है यानी दो तरंगों के मध्य जो अंतराल होता है यानी कि जो डिफरेंट होता है, विस्थापन होता है, ये हमेशा समान होता है, इसे बोलते हैं अपन फेज डिफरेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। देखिए दोस्तों, सोर्स ऑफ सन एनर्जी होता है, सन से एनर्जी उसका सोर्स होता है, उसके अंदर होता है फ्यूजन ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो हाइड्रोजन का संलयन होता है वही हो जाएगा, फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी कि हाइड्रोजन का संलयन के द्वारा जो सूर्य के अंदर एनर्जी प्राप्त होती है वो होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल विधि द्वारा धातु की उष्मा चालकता ज्ञात करने के प्रयोग में छड़ की अनुपातिकता यानी परमाणु अनुदिश ताप प्रवणता होती है। देखिए दोस्तों, सरल विधि होती है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, हमें इस विधि द्वारा जब उष्मा चालकता को ज्ञात किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं यानी कि एक अपन छड़ लेते हैं, उसमें एक साइड में तो अपन यानी कि इसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, और एक साइड से इसको कूलिंग रखते हैं, और इसके अंदर यानी कि है नियमित अंतराल के बाद कई वो थर्मो यानी कि है तापमापी लगे होते हैं। तो दोस्तों अपन इसके जो उष्मा चालकता का मान ज्ञात करते हैं वो तब ज्ञात करते हैं जब इन सभी जो तापमापी है इनका जो माप होता है वो समान होता हो, यानी कि जो ये हमारी छड़ होती है उसमें सभी जगह यानी कि है जो ताप होता है वो समान हो, यानी सभी बिंदुओं पर टेम्परेचर समान हो, तभी हम इसके द्वारा ताप की उष्मा चालकता होती है उसको ज्ञात करते हैं। यानी कि जो इसके अंदर जो ताप मापे लगे होते हैं उनके जो माप होते हैं वो समान हो जाते हैं, तब भी हम इसके द्वारा उष्मा चालकता ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस विधि में उष्मा चालकता ज्ञात करते समय जो छड़ होती है उसके सभी बिंदुओं पर जो ताप होता है वो समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखना, सरल विधि द्वारा उष्मा चालकता ज्ञात करते समय जो छड़ होती है हमारी छड़ में सभी बिंदुओं पर जो ताप प्रवणता होती है वो समान होती है, यानी कि सभी बिंदुओं पर समान होगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत तापमापी किस पर आधारित होती है। देखिए जो ताप विद्युत तापमापी होती है वो अधिक टेम्परेचर को ज्ञात कर सकती है, वो होती है सीबेक प्रभाव पर आधारित है। यानी दोस्तों सीबेक प्रभाव क्या होता है, यानी कोई भी हमारा पदार्थ है तो उससे जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं वो जो हमारा टेम्परेचर होता है उसकी पावर 4 पर के समानुपाती होती हैं। यानी कि जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं, उत्सर्जित विकिरणें होती हैं वो हमारी किसके समानुपाती होती हैं, जो हमारा टेम्परेचर होता है उसकी घात 4 के। यानी इसके द्वारा अपन अत्यधिक टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर की पावर 4 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीबेक प्रभाव के द्वारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैसीय निकाय को 110 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य कितना होगा यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा 10 जूल हो। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो हमें यह बताता है कि यदि किसी पदार्थ को अपन ऊष्मा देते हैं तो यह जो ऊष्मा है यह किए गए यानी कि कार्य में परिवर्तित होती है, और कुछ ऊष्मा होती है वह जो हमारे पदार्थ होता है या गैस होती है, लिक्विड होता है, इसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो क्यू होता है वह किए गए कार्य और जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है इनके बराबर
बराबर होता है, यानी कि उसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, यानी कि जो ऊष्मा होती है वो इसमें संरक्षित रहती है, ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है। तो दोस्तों हमें बताया गया है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो तो हमें 40 जूल दिया हुआ है, और जो ऊष्मा दी गई हुई है वो 110 जूल दी हुई है। तो किया गया कार्य अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो कार्य हो जाएगा हमारा किया गया कार्य, यह हो जाएगा दी गई ऊष्मा में से जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है उसको माइनस कर देंगे, यानी 110 में से अपन माइनस कर देंगे 40 को, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 70 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि। देखिए तो कपड़े को अपन साफ करते हैं तो साबुन लगाते हैं, वो साबुन सहायक क्यों होता है, क्योंकि साबुन होता है वह हमारा जो जल होता है उसका जो पृष्ठ तनाव होता है उसको कम कर देता है, यानी जिस विलयन से अपन कपड़े को साफ करते हैं उसका पृष्ठ तनाव कम कर देता है। यानी कोई भी विलयन हमें दे रखा है उसमें यदि अपन अशुद्धि मिलते हैं, यानी कि सरफ या अपन साबुन इसमें मिलाते हैं, तो हम जानते हैं कि इसके पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह कपड़े की धुलाई अधिक यानी कि ढंग से करेगा, यानी कि आसानी से करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह विलियन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, क्योंकि साबुन यदि किसी विलियन में मिल जाता है तो वह उसका पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों हम जानते हैं जो सरल आवर्त गति का जनरल इक्वेशन होता है, यानी सामान्य इक्वेशन होता है विस्थापन का होता है, x इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या दोस्तों इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि कोस के अंदर भी लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी प्लस फाई या थीटा। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन होती हैं वो इसकी जनरल इक्वेशन होती हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो यह भी हमारी सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करेगी, बी वाली भी सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करेगी। और दोस्तों ये जो सी वाला ऑप्शन हमें दे रखा है इसके अंदर हमें टेन दे रखा है, यानी टेन यानी कि साइन अपॉन कोस होता है, इसको ना तो अपन साइन में चेंज कर सकते हैं ना एकले कोस में, यानी कि यह दोनों डिवाइड में होते हैं। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारी जो सरल आवर्त गति की जनरल इक्वेशन होती है उससे मैच नहीं खाती है, यानी कि उसके समान नहीं है, उसके कंपैरिजन में अलग है। तो यह इसका जो ऑप्शन नंबर सी वाली इक्वेशन है वह सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करेगी, बल्कि जो ऑप्शन नंबर डी है वह भी हमारा सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि यदि हम इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह है 2 साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी है, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए, यानी यह होता है हमारा साइन 2a का फॉर्मूला। तो डी वाली की इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं a/2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी। तो दोस्तों यह हमारी जो इक्वेशन होगी वह सरल आवर्त गति की होगी। तो हमें पूछा गया है कि यानी कि निम्न में से कौन से व्यंजक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ए बी व डी वाले तीनों और समीकरण होंगी वो सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करेंगे, तो इसके राइट आंसर जाएंगे तीनों ही। यदि हमें पूछे कौन सी गति यानी कि कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करेगी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सी वाली इक्वेशन है हमारी वह सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर लंबवत तीन समतल दर्पणों में से एक किरण परावर्तित होती है तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरणों के बीच कौन होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है, यानी 3 दर्पण है, दो तीनों आपसी में लंबवत हैं, यानी कि ये 3 दर्पण है ये आपसी में लंबवत हैं, एक तो यानी कि है क्षैतिज में रखा हुआ है और 2 ये होते हैं ये आपसी में लंबवत हैं। तो दोस्तों इनसे यदि कोई किरणें आपतित होती है इन पर, तो यह इससे इस पर रिफ्लेक्ट होगी और यह इससे इस पर परावर्तित होगी और इससे भी परावर्तन होने के बाद यह आपसी में एंटी पैरेलल होगी, यानी कि ये एक आपसी में समांतर होगी लेकिन इनकी दिशा विपरीत होगी। यह यदि यह किरण इधर आ रही है तो यह जो किरण होगी वो इधर आएगी, यानी कि इनके मध्य जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना यदि 3 समतल दर्पणों को आपसी में लंबवत रखा जाता है तो ये जो तीनों होंगे वो आपस में जो यानी कि जो किरण होगी आपतित किरण और इनसे जो परावर्तित किरण होगी, यानी आपतित किरण परावर्तित दोनों के मध्य 180 डिग्री का कोण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक के
द्रव्यमान क्षति है, यानी कि जो द्रव्यमान क्षति हमें दी हुई है 0.0303 AMU है, तो प्रति न्यूक्लियन हीलियम की बंधन ऊर्जा, तो देखिए जो प्रति न्यूक्लियन की हमें बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो जो बंधन ऊर्जा हमारी होगी उसमें अपन न्यूक्लियन का भाग दे देंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं 1 AMU के लिए जो बंधन ऊर्जा होती है वो होती है हमारे 331 है। तो 0.0303 के लिए जो न्यूक्लियन ऊर्जा जाएगी वो हमारी हो जाएगी 0.0303, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 931 से। और दोस्तों हमें प्रति न्यूक्लियन पूछी है, तो हम जानते हैं जो हमारी हीलियम गैस होती है जो उनके अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं वो होते हैं 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है 7, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों याद रखना, यदि हीलियम की जो द्रव्यमान स्थिति ये है और इस द्रव्यमान स्थिति के लिए हमें प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछे तो होगी 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तात्कालिक धारा का मान I बराबर 4 cos ओमेगा टी प्लस 5 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो दोस्तों हम जानते हैं जो धारा का तात्कालिक समीकरण होता है वो हमारी होती है I बराबर होता है, इसमें यहाँ पर जो मान होता है वो होता है I नोट का, और फिर वो होती है साइन ओमेगा टी या फिर कोस होता है ओमेगा टी प्लस 5। तो दोस्तों ये जो मान होता है ये होता है इसका शिखर मान। और हम जानते हैं यदि हमें धारा का IRMS यानी RMS मान चाहिए, तो हम जो शिखर मान होता है उसे √2 से डिवाइड करते हैं। तो शिखर मान हमें दिया हुआ है यहाँ से 4, और इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2√2, क्योंकि √2 को 4 से निकालेंगे तो हमारा बचेगा 2√2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2√2 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए जो लाइमन श्रेणी होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, और एक होती है हमारी बामर श्रेणी। दोस्तों जो बामर श्रेणी होती है वो पाई जाती है दर्शक क्षेत्र से। और दोस्तों बाकी जो 3 होती हैं फुंडे और पास्चन और ब्रेकेट दोस्तों 3 श्रेणियाँ होती हैं, वो हमारी तीनों श्रेणियाँ अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारी लाइमन श्रेणी होती है वो अवरक्त क्षेत्र से पाई जाती है, जो हमारी बामर श्रेणी होती है वो दर्शक क्षेत्र से पाई जाती है, और जो ब्रैकेट पाचन और फुंड श्रेणी होती है वो तो हमारी अवरक्त क्षेत्र से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तथा उसका क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काष्ठ भी 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध। देखिए दोस्तों प्रतिरोध हम जानते हैं R बराबर होता है ρL/A। यहाँ पर लंबाई को भी 2 गुना किया गया है और क्षेत्रफल को भी 2 गुना, तो ये दो आपस में कट जाएंगे। कट जाने का हमारा जो प्रतिरोध होगा वो पहले के समान भी होगा, इनकी प्रतिरोध नो चेंज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल रिमेन द सेम, यानी वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि वह लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसको भी 2 गुना किया जाए इसको भी 2 गुना किया जाए तो 2 से हमारा कट जाएगा। जो हमारा प्रतिरोध होगा वो हमारा पहले के समान ही रहेगा, ना ρL/A ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के दंड के दोनों सिरों के मध्य केंद्र का भार लटकाया जाता है, केंद्र का अवनमन समानुपाती होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई छड़ है, उसके दोनों यानी कि किनारों के मध्य एक भार लटकाया जाता है, उस जो वह भार होगा इस छड़ में जो अवनमन होगा वो किसके समानुपाती होगा। देखिए जो छड़ में जो अवनमन होता है उसका फॉर्मूला होता है वो होता है यानी कि भार के समानुपाती होती है, और जो छड़ की लंबाई होता है उसकी घात क्यूब के समानुपाती होता है, और इसके अपॉन में आता है डी की क्यूब इंटू लैम्डा। और दोस्तों ये जो इसका मास होता है, ये जो डी होता है इसकी मोटाई होती है, और दोस्तों ये वाई होती है, जो वाई ये क्या होती है हमारी वाई इसकी जो प्रत्यास्थता गुणांक होती है वो होती है। यानी कि हम कहते हैं कि जो जो इसके अवनमन होता है वो प्रत्यास्थता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रत्यास्थता गुणांक की व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों याद रखना है इसका जो घनत्व के तो यानी कि जो इसकी मोटाई होती है उसकी क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो छड़ की लंबाई होती है
उसके घात 3 के समानुपाती होती है। ये जो हमारा अवनमन होता है ये, और जो हमारे 50 गुणांक होता है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो याद रखना, इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि यानी कोई दो छड़ यानी एक छड़ है उसके बीच में यदि कोई यानी डब्लू भार लटकाया जाता है तो इसका जो अवनमन होता है वो समानुपाती होता है। तो दोस्तों 1/y के समानुपाती होगा, और 1/d³ के भी समानुपाती होता है, और l³ के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर निकल कर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो डेल्टा टी समय में परिपथ में प्रवाहित कुल क्यू आवेश है। देखिए दोस्तों, हमारा जो चुंबकीय परिवहन होता है वही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में यदि डेल्टा फाई परिवर्तन हो रहा है और हमें उसका प्रतिरोध आर दिया हुआ है, तो हमारा जो आवेश होता है उसका फॉर्मूला ये होता है कि फ्लक्स में परिवर्तन बटे प्रतिरोध यानी आर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ईएमएफ जो धारा का फॉर्मूला होता है, धारा का फॉर्मूला दोस्तों आप आवेश का डायरेक्ट याद रखिए, जो आवेश का फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा होगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है यानी परिवर्तन होता है वो। इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा जो आवेश होता है उसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उल्टी घंटी 47.6 मीटर गहरी झील के तल पर रखी है और घंटी में 50 सेंटीमीटर की वायु निहित है। तो घंटी को झील की सतह पर लाने में निहित वायु का आयतन होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है यानी कि कोई झील है हमारी, उसके अंदर 47.6 यानी गहरी यानी कि घंटी को रखते हैं, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसको झील की सतह पर रखा जाता है यानी तली पर रखा जाता है तो हमें आयतन का मान पूछा कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो प्रेशर और जो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होता है वो एक नियतांक होता है, यानी जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P1 और V1 का मान हमेशा नियत होता है। तो P1 का मान हो जाएगा हमारा P2 V2 के, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल होता है वो आपस में हमेशा समान होता है, यानी एक नियत राशि होती है। तो यहाँ से दोस्तों अपन प्रेशर के मान हमें ज्ञात हैं और एक वॉल्यूम का मान ज्ञात है, तो अपन V2 का मान निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि V1 यानी यदि जब वह घंटी इतनी यानी कि 47.6 मीटर गहरी होती है, तो उस समय जो प्रेशर होगा एक तो होगा हमारा वायुमंडलीय प्रेशर, और एक यानी कि जो हमारा जो इतनी हाइट वाला जो द्रव होगा उसके कारण जो प्रेशर होगा हमारा जो आएगा ρgh, और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कितना है 50। दोस्तों ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो सतह पर वॉल्यूम होगा ओनली वायुमंडलीय दाब प्रेशर होगा तो हो जाएगा हमारा P0 वायुमंडलीय दाब, और यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो जाएगा हमारा V2। तो दोस्तों इस इक्वेशन में अपन P0 का मान रखेंगे 70 सेंटीमीटर, और रो का मान हमें दे रखा है मरकरी का घनत्व है, और जी का मान भी हम गुरुत्वीय त्वरण का मान रखेंगे, एच का मान हमें दे रखा है। इन मान को रखने पर हमारा V2 का मान अपन निकाल लेंगे। V2 का मान हमारा निकल कर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों निकाल लेना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसका मान इनपुट करते ही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से वायु संबंध होती है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के लिए जो वायुमंडल संबंध होता है वो होता है इसकी ग्रेविटी के कारण, जो गुरुत्व के द्वारा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारी जो वायु होती है उसके जो छोटे छोटे कण है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी पृथ्वी का आवरण उसमें बने रहते हैं। तो ग्रेविटी के कारण होता है जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रेविटी के कारण। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक लघु चुंबक की अक्ष पर चुंबक के केंद्र से अक्ष दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 200 गॉस है, तो उतनी ही दूरी पर निरक्ष स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी दोस्तों हमें कोई चुंबक दी हुई है और इसके केंद्र से इसके अक्ष पर यानी अक्ष दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 200 गॉस, तो हमें उतनी ही ऊंचाई पर यानी अक्ष ऊंचाई पर इसके केंद्र से लंबवत यानी निरक्ष बिंदु पर हमें इसका मान निकालना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता है कि
निरक्ष यानी कि अक्ष पर होता है वो निरक्ष की अपेक्षा 2 गुना होता है। यानी यदि यहाँ पर 2 गाउस होगा तो यहाँ पर 4 गाउस होगा, यदि यहाँ पर 8 गाउस होगा तो यहाँ पर 16 है। यानी जो अक्ष की स्थिति होती है वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 2 गुना होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर क्यूब। तो दोस्तों ये तो हमारा निरक्ष स्थिति पर, यदि अक्ष पर निकालते हैं तो यह 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी हमें अक्ष पर दे रखा है 200 गॉस, तो निरक्ष स्थिति पर यहाँ पर यानी इसका आधा हो जाएगा 100 गॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।